बच्चों, गुड मॉर्निंग। जैसा कि फर्स्ट चैप्टर का 10th क्लास का फर्स्ट चैप्टर केमिस्ट्री में हम लोग पढ़ रहे हैं। मेरा पिछला एक वीडियो इस पे हो चुका है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण चैप्टर का, जिसमें हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा था, तो उसको जरा से एक बार रिकॉल कर लेते हैं। हम लोगों ने पढ़ा था रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ, उससे उत्पन्न होने वाले पदार्थ क्या कहलाते हैं। उसके बाद रासायनिक समीकरण पढ़े थे, रासायनिक समीकरण में संकेतों का इस्तेमाल क्यों करते हैं वो पढ़े थे। उसके बाद रासायनिक समीकरण से हमें क्या क्या सूचनाएं प्राप्त होती है वो पढ़े थे। रासायनिक समीकरण को कितने भागों में बांटा गया है वही डील हो रहा था। तो रासायनिक समीकरण में हम लोगों ने संयोजन अभिक्रिया के बारे में पढ़ा था। रासायनिक अभिक्रिया को जो डिवाइड किया गया था उसमें संयोजन अभिक्रिया के बारे में पढ़े थे, वियोजन अभिक्रिया के बारे में पढ़े थे, और वियोजन अभिक्रिया को 3 भागों में बांटा गया था। आप लोगों को याद होगा वियोजन अभिक्रिया को कौन कौन भागों में बांटा गया था। तो वैद्युत अपघटन, वैद्युत वियोजन कह सकते हैं उसको, उष्मीय वियोजन कह सकते हैं दूसरे को, और तीसरा था आपका वियोजन अभिक्रिया। तो 3 प्रकार की अभिक्रिया हम लोग वियोजन अभिक्रिया में पढ़ चुके थे। 2 अभिक्रिया कंप्लीट हो चुका था, संयोजन और वियोजन। अब हम लोग पढ़ेंगे विस्थापन अभिक्रिया। तो विस्थापन अभिक्रिया के आप लोग अभिक्रिया पढ़ने के लिए आप लोग देख रहे होंगे कि हमने एक साइड में धातुओं की सक्रियता श्रेणी के बारे में लिखी है। तो धातुओं की सक्रियता श्रेणी क्या कहती है उसके ऊपर हल्का सा चर्चा करते हैं। धातुओं की सक्रियता श्रेणी कहने का तात्पर्य यह हुआ कि जो धातु सक्रियता श्रेणी में सबसे ऊपर है वो सबसे ज्यादा सक्रिय होगा, जो सबसे ऊपर है वो सबसे ज्यादा सक्रिय होगा, और जो सबसे ज्यादा नीचे है वो सबसे कम सक्रिय होगा। बीच में हाइड्रोजन को भी धातु का स्थान दिया गया है। ठीक है, बीच में हाइड्रोजन को भी धातु का स्थान दिया गया है। क्यों? क्योंकि धातु जो है कहीं कहीं पे बहुत सारे ऐसे रिएक्शन है, ऐसे पीरियोडिक टेबल है जहां पे अभी तक धातु का स्थान क्लियर नहीं किया गया है कि वो धातु है या अधातु, मतलब हाइड्रोजन का स्थान क्लियर नहीं किया गया है कि वो धातु है या अधातु। तो उसी चीज को जानने के लिए हम लोग को पहले ये सक्रियता श्रेणी जाननी पड़ेगी। उसके बाद सक्रियता श्रेणी के आधार पर हम लोग क्या पढ़ेंगे, विस्थापन अभिक्रिया। तो जैसा कि हम लोग नोट्स के माध्यम वीडियो के माध्यम से नोट्स को भी क्लियरिफिकेशन करते चल रहे हैं, तो अभी हम लोग विस्थापन अभिक्रिया के बारे में पढ़ेंगे। विस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं, तो इसमें लिखिएगा आप लोग कि वैसी रासायनिक अभिक्रिया, वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अधिक क्रियाशील तत्व, अधिक क्रियाशील मतलब यही हो गया आपका कि धातुओं की सक्रियता श्रेणी में सबसे ज्यादा सक्रिय धातु कौन है, पोटेशियम है। तो अगर इस पर रिएक्शन हम एग्जांपल देंगे तब आप लोगों को ज्यादा समझ में आएगा। वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अधिक क्रियाशील तत्व अपने से कम क्रियाशील तत्व को विस्थापित कर देता है, विस्थापित कर देता है, विस्थापन अभिक्रिया कहलाता है। विस्थापन अभिक्रिया, ठीक है बच्चों। विस्थापन अभिक्रिया का डेफिनेशन हमने क्या पढ़ा कि वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अधिक क्रियाशील तत्व अपने से कम क्रियाशील तत्व को विस्थापित कर देता है, विस्थापित मतलब उसके जगह से उसको हटा देता है, उसे क्या कहते हैं, विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। इसमें एग्जांपल हम लोग लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर आयरन है और आयरन का रिएक्शन हमने किससे कराया, कॉपर सल्फेट से। किससे करवा रहे हैं, कॉपर सल्फेट से। अब आप लोग क्या देख रहे हो कि धातु की सक्रियता श्रेणी जो इधर हमने साइड में लिखा है, इसमें आयरन जो है और कॉपर यहाँ आ रहा है। तो बताइए दोनों में से ज्यादा रिएक्टिव कौन है, आयरन या कॉपर? दोनों में से ज्यादा रिएक्टिव कौन है? कमेंट बॉक्स में लिखिएगा।
ज्यादा रिएक्टिव कौन है? आयरन। ठीक है, तो आयरन और कॉपर में सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन है? आयरन है। तो ये क्या करेगा? कॉपर सल्फेट के विलयन में से कॉपर को हटा देगा। क्या करेगा? कॉपर को हटा देगा और बनाएगा FeSO4 + Cu। समझ में आई? कोई दिक्कत? इसी टाइप से एक और एग्जांपल लेते हैं। मान ले जाए कि सोडियम लिए, सोडियम का रिएक्शन हम करवा रहे हैं HCl से। किससे रिएक्शन करवाएं? HCl। अब बताइए कि सोडियम और हाइड्रोजन, यहाँ पर सोडियम में प्लस चार्ज है, हाइड्रोजन में प्लस चार्ज है। सोडियम और हाइड्रोजन में ज्यादा रिएक्टिव कौन है? तो सोडियम ऊपर में आ रहा है कि हाइड्रोजन ऊपर में आ रहा है? ऊपर में कौन आ रहा है? सोडियम। तो ज्यादा रिएक्टिव कौन हो गया? सोडियम। तो सोडियम चूंकि हाइड्रोजन से ज्यादा रिएक्टिव है, इसीलिए क्या करेगा? इसमें से हाइड्रोजन को विस्थापित कर देगा। तो जब हाइड्रोजन को विस्थापित करेगा तो क्या बनाएगा? NaCl + H2। अब हमने लास्ट क्लास में संतुलित रासायनिक समीकरण एक टर्म पढ़ा था कि संतुलित करना क्यों आवश्यक है? तो पदार्थ के अनस्वरता का नियम के अनुसार पदार्थों का किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में पदार्थों के द्रव्यमान का ना तो निर्माण होता है और ना ही नाश होता है। तो यहाँ देख रहे हैं कि इधर सोडियम 1 है, हाइड्रोजन 1 है, क्लोरीन 1 है। इधर सोडियम 1 है, क्लोरीन 1 है, लेकिन हाइड्रोजन कितना है? 2। तो यहाँ पे क्या कर देंगे? 2 लगा देंगे। तो क्लोरीन 2 हो गया, तो यहाँ भी 2 लगा देंगे, यहाँ भी 2 लगा देंगे। बैलेंस हो गया। तो ये था आपका विस्थापन अभिक्रिया। नोट कीजिएगा विस्थापन अभिक्रिया के बारे में। और ये धातुओं की सक्रियता श्रेणी की नोट कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है और याद भी कर लीजिएगा। ये आपका पोटेशियम है, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, अर्जेंटिनियम यानी पारा भी बोलते हैं इसको, चांदी, सोना। ठीक है, इसको याद कर लीजिए। धातुओं की सक्रियता श्रेणी आपको नेक्स्ट चैप्टर अम्ल, क्षार और लवण, अम्ल, भस्म, लवण, एसिड, बेस और सॉल्ट, उसमें भी काम लेगा। उसमें आपको बजावते लिखा हुआ भी मिलेगा आपको। फिर उसके बाद धातु धातु चैप्टर में भी, यानी ये जो धातुओं की सक्रियता श्रेणी है ये आपका फर्स्ट चैप्टर से स्टार्ट किया। तो हमने अभी तक विस्थापन अभिक्रिया को ही पढ़ लिया। अब हम लोग आगे चलते हैं उभय विस्थापन अभिक्रिया, चौथा पढ़ते हैं। उभय विस्थापन अभिक्रिया। उभय विस्थापन अभिक्रिया को द्विविस्थापन अभिक्रिया ही बोलते हैं, द्विविस्थापन अभिक्रिया भी कहते हैं। ठीक है, इसमें लिखिएगा वैसा रासायनिक समीकरण, लिख देते हैं वैसा रासायनिक समीकरण जिसमें यौगिक अपने आयनों के अदला बदली मतलब बदल जाता है, उसका वाला इसमें, इसका वाला उसमें। वैसा रासायनिक समीकरण या वैसी रासायनिक अभिक्रिया, वैसी रासायनिक अभिक्रिया, समीकरण नहीं पढ़ रहे हैं, अभिक्रिया पढ़ रहे हैं। वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें यौगिक अपने आयनों के अदला बदली के फलस्वरूप भिन्न यौगिकों का निर्माण करते हैं, भिन्न यौगिकों का निर्माण करते हैं, उभय विस्थापन अभिक्रिया कहलाता है। ठीक है, जिसमें यौगिक अपने आयनों की अदला बदली के फलस्वरूप भिन्न यौगिक का निर्माण करता है, क्या कहलाता है? उभय विस्थापन। Na2SO4 + BaCl2 ये कोई अभिक्रिया है। ठीक है, अब इसमें हम लोग क्या करेंगे? आयन के रूप में इसको बांट देते हैं। सोडियम पे चार्ज होता है प्लस का, सल्फेट पे -2 का, बेरियम पे प्लस का, क्लोरीन पे माइनस का। ठीक है, कोई दिक्कत? तो इस पे 1 प्लस, इस पे 1 माइनस, इस पे 2 प्लस चार्ज, इस पे 2 माइनस चार्ज।
तो एक प्लस वाला एक माइनस के पास चला जाएगा, अपने आप को ज्यादा स्टेबल महसूस करेगा। तो क्या बनाएगा इसका 2NaCl प्लस BaSO4, ये बैलेंस्ड भी है ना, बैलेंस्ड भी NaCl बनाया, इसको हमने कर दिया दोनों साइड। तो ये आपका हो गया उभय विस्थापन अभिक्रिया का एग्जाम्पल। कोई दिक्कत? नोट कीजिएगा इसको, उभय विस्थापन अभिक्रिया। इसके बाद अगला लिखिएगा उदासीनीकरण अभिक्रिया। नेक्स्ट पांचवा हो गया ना, हाँ उदासीनीकरण अभिक्रिया। इसमें लिखिएगा वैसी रासायनिक अभिक्रिया, वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अम्ल भस्म से अभिक्रिया कर, अम्ल भस्म से अभिक्रिया कर लवण तथा जल का निर्माण करता है, लवण तथा जल का निर्माण करता है, उदासीनीकरण अभिक्रिया कहलाता है। अम्ल कहने का मतलब क्या है? तो जिसका स्वाद खट्टा हो, भस्म जिसका स्वाद कड़वा हो। नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे अम्ल भस्म के बारे में। या जो जल अम्ल को जब हाइड्रोजनीकरण कराएंगे तो इसमें हाइड्रोजन आयन निकलेगा और उससे क्या निकलेगा? हाइड्रोक्साइड आयन और H-। तो अम्ल की अभिक्रिया, हाँ इसको याद लिखेंगे, निर्माण करता है, उसे निर्माण करता है, उदासीनीकरण अभिक्रिया कहलाता है। उदासीनीकरण अभिक्रिया कहलाता है। या इसको अम्ल भस्म अभिक्रिया भी कहते हैं, कहीं कहीं इसको आपको अम्ल भस्म अभिक्रिया भी कहेंगे। अगर आपसे पूछ दिया जाए कि अम्ल भस्म अभिक्रिया क्या है, तो जो उदासीनीकरण अभिक्रिया का जो एग्जाम्पल होगा या उदाहरण होगा वही अम्ल भस्म का होगा। अम्ल भस्म अभिक्रिया भी, ठीक है। इसका एग्जाम्पल देखेंगे, अम्ल है HCl हो गया, भस्म है सोडियम हाइड्रोक्साइड। इसका जब रिएक्शन कराएंगे तो बना देगा लवण और जल, है ना आसान, लवण सॉल्ट NaCl। अगर हमने अम्ल लिया H2SO4, भस्म ले लिया NaOH, तो ये भी क्या बना देगा? NaCl, Na2SO4 प्लस H2O, लवण और जल। या हम लोग एक शॉर्ट में लिख सकते हैं, इसका एग्जाम है, ये अम्ल है, अम्ल जब भस्म से अभिक्रिया करता है तो क्या बनाता है? लवण और जल। समझ में आगे बात? अम्ल का अभिक्रिया यदि भस्म से कराते हैं तो लवण और जल का निर्माण। कोई दिक्कत नहीं, बहुत अच्छे से इसको समझते चलना है। फर्स्ट चैप्टर आपका क्लियर आज हम कर देंगे, 2 वीडियो में फर्स्ट चैप्टर आपका खत्म हो जाएगा। पहला वीडियो में हमने विस्थापन के बारे में छोड़, विस्थापन तक नहीं पढ़े थे, विस्थापन से पहले वियोजन अभिक्रिया तक पढ़े थे। पूरा रासायनिक अभिक्रिया, रासायनिक समीकरण, अभिकारक, प्रतिफल, संतुलित असंतुलित, ठीक है, और संयोजन वियोजन, ये सब के बारे में। अब आते हैं अगला छठा पढ़ते हैं अवक्षेपण अभिक्रिया। एक और है अवक्षेपण अभिक्रिया। वैसी रासायनिक अभिक्रिया, लिखिएगा इसको, वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया के फलस्वरूप
अभिक्रिया के फलस्वरूप प्रतिफल कोष के रूप में पृथक हो जाते हैं। पृथक मतलब अलग। अवक्षेपण अभिक्रिया कहलाता है। कोष के रूप में पृथक हो जाता है तो क्या कहलाता है? अवक्षेपण अभिक्रिया कहलाता है। ठीक है, एग्जाम्पल लिखिएगा। मान लीजिए कि एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं NaCl प्लस AgNO3। इसको जब रिएक्शन कराएंगे तो सोडियम जो है, सोडियम सिल्वर से ज्यादा रिएक्टिव है। सोडियम क्या है? सिल्वर से ज्यादा रिएक्टिव है। तो सोडियम क्या करेगा? सोचेगा कि हम नाइट्रेट को अपने पास ले आए, नाइट्रेट को अपने पास ले आएगा तो क्या बनाएगा? NaNO3 प्लस AgCl। और यही जो है क्या हो गया आपका? अवक्षेप। क्या हो गया? रिएक्शन को देख करके आप लोग बता दोगे कि अवक्षेप है कि नहीं। तीर चिन्ह यदि नीचे रहेगा, किसी रिएक्शन आपको दिया हुआ है, उस रिएक्शन में तीर चिन्ह नीचे करके दर्शा दिया, मतलब क्या है? वो अवक्षेप है। उस रिएक्शन का वो अवक्षेप है। ठीक है, इसको नोट कर लीजिएगा। इसके बाद आते हैं, बताते हैं इसको। इसके बाद लिखिएगा टॉपिक ऑक्सीकरण अभिक्रिया। ऑक्सीकरण लिखिएगा वैसी रासायनिक अभिक्रिया अभिक्रिया जिसमें वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का संयोग तथा हाइड्रोजन का निष्कासन होता हो, हाइड्रोजन का निष्कासन होता हो, ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहलाता है। ठीक है, उसी टाइप से एक और लिखिएगा। ऑक्सीकरण हो गया, अवकरण अभिक्रिया। इसमें ठीक इसी का उल्टा हो जाएगा। वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का निष्कासन और हाइड्रोजन का संयोग, इसमें क्या लिख लेंगे? वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें हाइड्रोजन का संयोग, ठीक है, हाइड्रोजन का संयोग एवं ऑक्सीजन का निष्कासन होता है, अवकरण अभिक्रिया कहलाता है। ठीक है, इसका जस्ट उल्टा होता है। ऑक्सीकरण का उल्टा अवकरण और अवकरण का उल्टा ऑक्सीकरण। इसमें ऑक्सीजन का संयोग होता है और हाइड्रोजन का निष्कासन होता है, और इसमें हाइड्रोजन का संयोग होता है और ऑक्सीजन का निष्कासन होता है। एग्जाम्पल हम पढ़ेंगे, दोनों का एक साथ एग्जाम्पल पढ़ेंगे। एक और टॉपिक पहले लिख लीजिएगा।
ऑक्सीकरण अवकरण अभिक्रिया दोनों एक साथ, अधिकतर बार ये अभिक्रिया एक साथ भी होती है, ऑक्सीकरण अवकरण अभिक्रिया। ऑक्सीकरण अवकरण अभिक्रिया या इसी का एक और नाम है रेडॉक्स अभिक्रिया, रेडॉक्स। इसमें लिखिएगा वैसी रासायनिक अभिक्रिया वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण तथा अवकरण साथ साथ होती है, जिसमें ऑक्सीकरण तथा अवकरण साथ साथ होती है, रेडॉक्स अभिक्रिया कहलाता है, रेडॉक्स यानी वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण और अवकरण दोनों एक साथ होता है, क्या कहलाता है? रेडॉक्स अभिक्रिया कहलाता है। एग्जाम्पल लिखिएगा CuO प्लस H2, CuO प्लस H2 क्या बना? तो Cu बना और बना H2O, ठीक है। तो इसमें देख रहे हैं कि ये जो रिएक्शन हुआ यहाँ पे ये कोई दिक्कत, इधर से गया ये यहाँ से गया और ये, देखिए बहुत अच्छे से समझना है इसको। यहाँ पे ऑक्सीजन है और प्रतिफल में जाकर के क्या हो रहा है? ऑक्सीजन हट रहा है। तो हमने क्या पढ़ा है कि ऑक्सीजन का निष्कासन क्या होता है? अवकरण होता है, यानी ये वाला क्या होगा आपका? अवकरण हो गया। इधर हाइड्रोजन है और इधर देख रहे हैं कि ऑक्सीजन एक जुट गया, एक ऑक्सीजन का इधर जुट गया, तो ये क्या हो गया? ऑक्सीजन का जुटना, ऑक्सीजन का संयोग होना क्या कहलाता है? ऑक्सीकरण, यानी ये वाला हो गया आपका ऑक्सीकरण। तो देख रहे हैं कि जो अभिक्रिया हुआ, इसी अभिक्रिया के माध्यम से आप समझ रहे होंगे कि ऑक्सीकरण क्या है, अवकरण क्या है। एक रिएक्शन देते हैं, उसको आप लोग बनाइएगा। रिएक्शन आप लोग करिए, H2S प्लस Cl2, H2S प्लस Cl2, ठीक है। मिलकर के बन गया आपका 2HCl प्लस S। इस रिएक्शन में बताइएगा ऑक्सीकरण और अवकरण कौन है, ठीक है। इसको भी जाते हैं। इसके बाद हमारे दैनिक जीवन में ऑक्सीकरण अवकरण, एक और नाम है इसका अपचयन उपचयन। ऑक्सीकरण अवकरण का ही नाम है अपचयन और उपचयन। तो इसमें लिखते हैं हमारे दैनिक जीवन में ऑक्सीकरण अवकरण अभिक्रिया। तो हमारे दैनिक जीवन में ऑक्सीकरण अवकरण अभिक्रिया कई तरीकों से होती है। पहला तो हो गया भोजन का पचना, पहला हो गया भोजन का पचना। हम लोग जो भोजन करते हैं, जो भोजन खाते हैं, वो पचता है कैसे? तो हम लोग ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं, CO2 छोड़ते हैं, श्वसन के द्वारा भोजन का पचना होता है, ठीक है। तो भोजन का पचना। दूसरा हो गया आपका भोजन का दुर्गंधित होना। दूसरा क्या हो गया? भोजन का दुर्गंधित होना, इसी का नाम है विकृत गंधिता।
आप लोग को एक टॉपिक बोल सकते हैं, एक आध ऑब्जेक्टिव में ये क्वेश्चन आ जाए कि भोजन का दुर्गंधित होना क्या कहलाता है, ठीक है, सड़ना, गलना, विकृत, गंधिता तो उसमें ऑप्शन क्या होगा, विकृत गंधिता। तीसरा हो जाएगा संक्षारण। संक्षारण का मतलब होता है जंग लगना इत्यादि, ये सब होता है संक्षारण, ठीक है। और चौथा होता है दहन की क्रिया। क्या होता है, दहन की क्रिया। तो ये जो चार चीज है इसका उपयोग हमारे दैनिक जीवन में होता है ऑक्सीकरण अवकरण के माध्यम से। ऑक्सीकरण अवकरण अभिक्रिया का हमारे दैनिक जीवन में प्रभाव है। और ये भोजन का पचना, भोजन का दुर्गंधित होना, जंग लगना, दहन हम लोगों ने 8th क्लास में पढ़ा है, केमिस्ट्री में आप लोगों ने भी पढ़ा होगा। तो दहन किसे कहते हैं, तो कोई भी पदार्थ का ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलना ही दहन कहलाता है। दहन के फलस्वरूप क्या मिलता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है और वाटर मिलता है। जब भी कोई दहन होता है तो क्या मिलता है, कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है और वाटर मिलता है। दहन होने के फलस्वरूप क्या उत्पन्न होता है, ज्वाला उत्पन्न होती है। क्या उत्पन्न होता है, ज्वाला। और ज्वाला के कुछ क्षेत्र होते हैं, दैदीप्यमान मंडल, अदैदीप्यमान मंडल, केंद्रीय मंडल, ये सब आपको बुक में मिल जाएगा, उसको पढ़ लीजिएगा। वो सब समझाने की जरूरत है नहीं, नोट्स टाइप का है दहन के बारे में, ठीक है। तो उसको आप लोग अच्छे से देख के समझ लीजिएगा। ज्वाला का जो टाइप्स हो गया, ठीक है। तो आज आपका फर्स्ट चैप्टर का जो ये वीडियो है, हाँ एक चीज और आ रहा है इसमें, एलपीजी के बारे में देख लेते हैं। इससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हर साल बोर्ड परीक्षा में पूछी जाती है एलपीजी के बारे में। एलपीजी आप लोग के घर में भी होगा। एलपीजी इसका नाम है, हिंदी में लिखते हैं द्रवीभूत पेट्रोलियम गैस। इंग्लिश है इसका लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। एलपीजी जो होता है तो करीब 80 के दशक की बात है, 80 या 90 के दशक की बात है कि एलपीजी का अपना कोई गंध नहीं होता था। जैसे अभी जो हमारे घर में अगर गैस का रिसाव होता है, गैस अगर लीक करता है कहीं से, तो हमारे नाक तक एक स्मेल आती है। तो हम लोग कहते हैं कि तो कहीं गैस तो नहीं लीक हो रहा है, कहते हैं। तो एलपीजी का 80 या 90 के दशक की बात है कि उसमें कोई ऐसा गंध नहीं आता था जिससे घरों में बड़ी बड़ी घटनाएं हो जाती थी, दुर्घटनाएं हो जाती थी और बहुत भारी क्षति होती थी। एलपीजी ऐसे भी डिस्ट्रॉय होता है, फटता है तो बहुत भारी क्षति होती है। तो उसी चीजों को देखते हुए वैज्ञानिक लोगों ने एलपीजी में गंध के लिए एक पदार्थ मिलाया, एथिल मर्कैप्टन। इसका फॉर्मूला होता है C2H5SH। एथिल मर्कैप्टन का इस्तेमाल का उपयोग किया जाता है। यानी एलपीजी जो गंध जो देता है, एलपीजी का जो अब स्मेल आता है हमारे नाकों तक, वो इस पदार्थ के कारण आता है, एथिल मर्कैप्टन के कारण, ठीक है। पहले 80-90 के दशक में एलपीजी का अपना कोई गंध नहीं होता था, अभी भी कोई गंध नहीं होता एलपीजी का। एलपीजी में गंध के लिए एक पदार्थ मिलाते हैं जिसका नाम है एथिल मर्कैप्टन। और ये पूछता है एग्जाम में, बोर्ड में पूछता है, आपके कंपटीशन में पूछता है, ठीक है। एलपीजी का प्रमुख अवयव, एलपीजी का प्रमुख अवयव कौन है? एलपीजी का प्रमुख अवयव है ब्यूटेन। क्या है? ब्यूटेन। इसका फॉर्मूला होता है C4H10, ठीक है। एलपीजी से रिलेटेड सारे प्रश्न हमने लिख दिए। एक प्रश्न और हो जाएगा, इससे हो सकता है पूछा जा सकता है। 1 ग्राम एलपीजी में 50 किलो जूल
उष्मा होता है। 1 ग्राम एलपीजी बहुत कम अमाउंट होता है। 1 ग्राम एलपीजी में 50 किलो जूल उष्मा उत्पन्न होती है। ठीक है, तो ये था फर्स्ट चैप्टर से रिलेटेड सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक, इंपॉर्टेंट या नॉन इंपॉर्टेंट मैंने सारे टॉपिक पढ़ा दिए हैं। ठीक है, तो फर्स्ट चैप्टर का आपका यहाँ पर एंड होता है, जिसमें हमने दहन के बारे में बताया कि दहन आपको 8 क्लास के वीडियो में मिलेगा। 8 क्लास का जो भी आपको बुक होगा 8 क्लास में आप लोगों ने भी पढ़ा होगा दहन से रिलेटेड। दहन में एक टर्म आता है ज्वाला, ज्वाला के बारे में भी दिया हुआ था, लेकिन हम फिर भी बोल देते हैं कि आप लोग को बुक में मिल जाएगा, पीछे पढ़ लीजिएगा कि ज्वाला के बारे में। ज्वाला के क्षेत्र होते हैं केंद्रीय मंडल, दैदीप्यमान मंडल, अदैदीप्यमान मंडल, वो सब के बारे में कितनी उसमें दहन होती है वो सब बारे में बताया गया है। उसके बाद आपका एलपीजी एक टॉपिक आता था। एलपीजी से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे वो मैंने यहाँ पे लिख दिया है। ठीक है, और इसी के साथ फर्स्ट चैप्टर आप लोगों का आज कंप्लीट हुआ। फर्स्ट चैप्टर में मेरे 2 वीडियो हैं, ये दूसरा वीडियो है। पहला वीडियो इससे पहले मैंने डाले हैं, और आशा करता हूँ आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। घर पे रहे, सुरक्षित रहें और अच्छे से पढ़ें। 10th क्लास का इसी टाइप से मैं सारा केमिस्ट्री का वीडियो, मैथ का वीडियो, फिजिक्स का वीडियो, मैथ और फिजिक्स के और शिक्षक हैं उनके वीडियो जो कि ब्रिलियंट कोचिंग सेंटर के ऊपर ये वीडियो सारा मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री सबका डला रहा है। ये मेरे अपने चैनल से हम डाल रहे हैं केमिस्ट्री का वीडियो। और आपको और भी अगर अधिक फिजिक्स पढ़ना हो, मैथ पढ़ना हो, ठीक है, केमिस्ट्री तो आपको यही मिलेगा, वहाँ भी मिलेगा ब्रिलियंट कोचिंग सेंटर के साइट पे भी, तो आप वहाँ पर भी देख सकते हैं। मैं अपने कमेंट बॉक्स में, डिस्क्रिप्शन बॉक्स, मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ये लिंक मैं आपको दे दूंगा, जिसमें आपको फिजिक्स और मैथ का भी वीडियो मिल जाएगा। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करते रहें, ताकि और अधिक से अधिक लोगों के पास ये वीडियो पहुंचे और सभी लोग इस लॉकडाउन के समय में जो कि बोर्ड की तैयारी करना चाहते हैं वो लोग घर पे रह करके अच्छे से पढ़ाई करें। अपने भाइयों के पास ये वीडियो भेजिए, अपने बहनों के पास, सभी के पास ये वीडियो पहुंचना चाहिए, जिससे कि अधिक से अधिक लोग घर में रह करके अच्छे से पढ़ाई